ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये 15वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज पठार और घाटियाँ। इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग पठार के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स जानेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फिर घाटियाँ के बारे में पढ़ेंगे, मैप पे देखेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू हम लोग बनाएंगे। पर्वतों के बाद सबसे पहला क्वेश्चन, कोई चीज़ का मेरे पढ़ाने का तरीका यही होता है कि मैं जो बेसिक्स होता है वो उसको मैं कोशिश करता हूँ आप लोग तक पहुँचाने की। पर्वतों के बाद पृथ्वी पर सबसे ऊंचे होते हैं। सिंपल वर्ड में याद रखना कि सबसे ऊंचे कौन से होते हैं? माउंटेन्स। फिर उसके बाद प्लेट्यू। एरिया के विस्तार में मैदान के बाद सबसे अधिक विस्तृत है। अगर क्षेत्र के आधार पर पूछे तो ये मैदान सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 33% भाग पर ये होते हैं। ये कुछ पठार हैं, देख लीजिए, ऐसे होते हैं पठार। सबसे पहला है ग्लेशियल प्लेटू, हिमानी पठार। हिमानी पठार में क्या, जब किसी पठार के ऊपर में इस तरीके से ग्लेशियर्स जम जाए, यानी कि हिमखंड जम जाए, हिमानी जम जाए, तो उसे हिमानी पठार कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आता है प्रशिया का पठार, जो कि जर्मनी में है, यूरोप में। मर्ग भारत में पाया जाता है। मर्ग जैसे गुलमर्ग सुना होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग सुना होगा। तो ये जो मर्ग है, मर्ग बेसिकली जो ग्लेशियल प्लेटू होते हैं उनको बोलते हैं। तो आगे से जब भी आप मर्ग के बारे में पढ़ें या फिर गुलमर्ग और सोनमर्ग पढ़ें तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो टाइप आता है वो होता है फ्लूवियल प्लेटू, यानी कि जलकृत पठार। इसमें नदी निक्षेप, देखो उसमें होता क्या है, ये मैं सब इस सेंटेंस को पढ़ देता हूं। पृथ्वी के लंबवत संचलन कारण ऊपर उठने से। और नदी निक्षेप, देखो होता क्या है कि जैसे ये सरफेस है और यहाँ पे नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, तो इसका निक्षेप क्या होता है? निक्षेप होता है गाद। नदी के बेसिन में नीचे में जो गाद पाया जाता है, गाद में क्या होता है? गाद में बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर और अदर इम्प्यूरिटीज, यानी कि अदर अशुद्धियां जो पाई जाती हैं, उसे गाद कहते हैं सम्मिलित रूप से। तो ये गाद इस पे जमा रहेगा, इस सरफेस पे। और जब पृथ्वी के लंबवत चलन के कारण ये अगर भाग उठ जाए इस तरीके से, इस तरीके से उठ जाए, तो इससे जो पठार निर्मित होगा उसे फ्लूवियल प्लेटू कहेंगे। जैसे विंध्य और चेरापूंजी भारत का है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ दे कि विंध्य श्रेणी या चेरापूंजी जो पठार है भारत में पाया जाता है वो किस श्रेणी का है, या ये पूछ दे कि भारत में फ्लोवियल प्लेटू का कौन सा उदाहरण है, विंध्य, चेरापूंजी और ईटीसी, इस तरह से 5 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट। शान का पठार म्यांमार में पाया जाता है। पवनकृत पठार वैसे पठार जिनका निर्माण पवनों द्वारा इन अपर्दन के कारण होता है। देखो हवा चलती है, हवा चल रही है ये, ठीक है, तो इसकी मिट्टी जो होगी ऊपर में ये उड़ा देती है, सिंपल।
उड़ा के इधर निक्षेप कर देती है। जिस दिशा की होती है इस तरह, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर से ही चले, इधर से भी चल सकता है, इधर से भी चल सकता है, और कुछ हजार सालों के बाद वो पठार ऐसा हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग पवनकृत पठार, जिनका निर्माण पवन के अपर्दन के कारण होता है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में पाया जाता है, और लोएस का पठार जो कि चीन में पाया जाता है, इसका सर्व उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन प्लेटू। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो, मान लो ये कोई पठार का ऐसा ऐसा सीरीज है, और बीच में यहाँ पर कोई पठार, सॉरी ये माउंटेन्स का सीरीज है। माउंटेन्स यानी कि कोई पर्वत पर्वत पर्वत, इस तरीके से ये पर्वत का सीरीज है, और बीच में ये कोई पठार है। तो इसको बोलते हैं अंतर पर्वतीय, यानी कि चारों ओर पर्वतों से घिरे रहने के कारण इसका नाम ये रखा है। ये जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स श्रेणी के होते हैं, और इनका हाइट और एरिया अधिक होता है, ये ज़्यादा ऊंचे होते हैं। जैसे तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। बोलाविया का पठार, पेरू का पठार, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको का पठार। पिडमोंट प्लेटू, जब पर्वत, ये श्रेणी जहाँ पर्वत खत्म हो जाते हैं और इसके बाद जब पठार शुरू होते हैं, पठार पठार तो उसको पिडमोंट प्लेटू या गिरिपद पठार कहते हैं। एक पिडमोंट प्लेटू ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करता है बाय नेम यूएस में, यानी कि यूएस में एक पिडमोंट प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हो इसका फोटो, ये देखो, ये माउंटेन है, और माउंटेन के बाद ये जो सीरीज पाई जाती है, ये जो सीरीज पाई जाती है प्लेटू, उसको बोलते हैं पिडमेंट प्लेटू। जहाँ पे खत्म होता है पर्वत, उसके बाद अगर पठार शुरू हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पिडमोंट प्लेटू। इसका उदाहरण है पेंटोगोनिया का पठार, दक्षिण अमेरिका, जो कि खनिजों का भंडार है। हम लोग आगे देखेंगे इसको डिटेल में। डोम प्लेटू, डोम प्लेटू जो होता है वो गुंबदाकार पठार होता है। वलन क्रिया द्वारा जब बीच का भाग ऊपर उठ जाए और किनारा किनारा है, ये किनारा है, किनारा गोलाकार हो, जैसे ये वाला देखो, ये पठार यहाँ पे अगर पिक में आप देख पा रहे होगे। वैसे मैं आपको बताऊं, सपोज कि ये ऐसा पठार था, वलन क्रिया हुई, वलन क्रिया में ये ऐसा हो गया, ऐसा, तो ये टॉम के रूप में, डोम के रूप में हो गया, तो इसलिए इसे गुंबदाकार पठार कहते हैं। जैसे ओजार्क का पठार, ये इसी का पिक है, ओजार्क का पठार। कॉन्टिनेंटल प्लेटू, वैसे पठार जो जो मतलब महाद्वीप पे पाए जाते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिणी अफ्रीकी पठार, मसेटा का पठार इत्यादि। सिमिलरली तटीय पठार, सागरीय तटों के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है, जैसे कोरोमंडल का तट, ये देखो, ये सागर है और ये पठार है। तो जब ये पॉइंट जब मिल जाए तो इसको तटीय पठार, जैसे हमारा भारत का कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक प्लेटू। वैसे पठार जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ, जैसे कोलंबिया का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, हमारा भारत है ना, यहाँ पे डेक्कन है, यहाँ पे डेक्कन है, डेक्कन प्लेटू पाया जाता है। तो और डेक्कन प्लेटू और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो इसको इसको बोलते हैं हम लोग वोल्केनिक प्लेटू, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
ये मैप है। मैप पे हम लोग देखने की जानने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले ये जान लो कि ये कौन सा है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, ये यूरोप हुआ, ये एशिया हुआ, और ये अफ्रीका हुआ, ये अफ्रीका हुआ। ठीक है, ये अफ्रीका हुआ। तो इसमें सबसे बड़ा कोलंबिया का पठार अभी हम लोगों ने देखा, फिर कोलोराडो है, फिर मैक्सिकन का पठार। और दक्षिण अमेरिका में बात करें तो सबसे पहले पेंटोगेनिया, जो कि खनिजों का भंडार बोला जाता है, मोंटे ग्रासो या मेटो ग्रासो। अल्टीप्लानो, सबसे ज़्यादा पेंटोगेनिया इंपॉर्टेंट है, मोंटे ग्रासो है, ये याद रखना आप लोग। अगर कटंगा का पठार, फिर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, मस्करेने। ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले पाया जाता है, किम्बरले पठार यहाँ पर। फिर डेक्कन ट्रैप, देखो यहाँ डेक्कन ट्रैप इंडिया में। तिब्बत का पठार, लोएस का मैदान चाइना में। एंटोलोनिया यहाँ पर। ब्रेवियन यूरोप में, ये यूरोप के हैं। इसे आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देखना, आपको याद हो जाएंगे। ये मेन मेन ही मैंने बताया है आपको, और दो चार बार आप देख लोगे आपको याद हो जाएंगे ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे घाटियों के बारे में। घाटियाँ क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। धरातल पर घाटियाँ क्या होती हैं। धरातल पर मैदानों, पठारों, पर्वतों के बीच भू हलचल, नदियों, ग्लेशियरों द्वारा निर्मित अवतलित स्थल को घाटी कहते हैं। देखो जब मैदान मैदान है, यहाँ इसको शाब्दिक रूप से समझने की कोशिश करना। जैसे कोई मैदान है, सपोज ये मैदान है, कोई ज़रूर नहीं है कि घाटी मैदान पे नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। सपोज ये मैदान है, ठीक है, और यहाँ पर ये सरफेस है, यहाँ पर इस तरह से अवतलित सरफेस बन जाए, तो ये जो पार्ट होगा, जो धंसा हुआ पार्ट होगा, या इस तरीके से जो बना हुआ पार्ट होगा, तो बोलेंगे घाटी। सेम पठारों के बीच में होता है, जब दो पठार इस तरीके से, इस तरीके, तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये बीच का पार्ट, बीच का पार्ट क्या कहलाएगा, बीच का पार्ट कहलाएगा हमारा घाटी। पर्वतों के साथ भी यही होता है, और इसका निर्माण भू हलचल, पृथ्वी इस तरीके से भी संचलन करती है, और इसके प्लेट में वलन क्रिया भी होती है, इत्यादि के कारण भी होता है। फिर नदियों और ग्लेशियर द्वारा निर्मित, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये खुद से भी हो। मान लो कि कोई नदी ऐसे और अपर्दन करके ये जो भूमि है, अपर्दन मतलब काटना, ये जो भूमि है अगर इसको इरोजन करती है या काटती है, और इस तरीके से ये धंसा हुआ अवतलित स्थल को घाटी कहते हैं। इस तरीके से घाटी का निर्माण हो जाए तो, इस तरह से रिफ्ट वैली, जब दो भ्रंश रेखा पर स्थित चट्टान नीचे धंस जाती है तब रिफ्ट का निर्माण होता है। यहां समझना, ये पिक आप देख रहे होगे, इसका चलन इधर की तरफ, इसका चलन, तो बीच में जो ये हो जाएगा इस तरीके से, उसको रिफ्ट, जैसे नर्मदा नदी जो बहती है वो रिफ्ट वैली से होके बहती है। ये इधर और ये इधर कर सकते हो, जो बीच में जो है वहां से एक नदी बहती है जिसका नाम नर्मदा है। ये याद रखना आप लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में
सबसे पहले ये कुछ वैलीज हैं और उसका लोकेशन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे तो आप रट ही जाना। डेथ वैली यूएस में पाई जाती है। डेविल्स गोल्फ कोर्स ये भी यूएस में पाई जाती है। सिलिकॉन वैली ये भी यूएस में कैलिफोर्निया में पाई जाती है, कैलिफोर्निया में। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और वहीं पे ग्रेट बेसिन यूएस में पाई जाती है। तो याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी स्थलाकृति पाई जाती है वहां पे ग्रेट लगा रहता है, और ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ग्रेट बेसिन यूएस में पाया जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत करना, ग्रेट बेसिन यूएस में पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस दोनों को साथ में डाला है। वैली ऑफ किंग इजिप्ट में पाया जाता है, इजिप्ट में। पंजशीर वैली अफगानिस्तान में, और टेलर वैली वैली ऑफ डेड भी इसे कहा जाता है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अंटार्कटिका यानी कि पृथ्वी का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला अंटार्कटिका वाला पार्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डेथ वैली अमेरिका में ये मान लो यूएस है, इसमें कौन कौन सी पाई जा रही हैं? डेथ वैली, डेविल्स गोल्फ कोर्स, डेविल्स गोल्फ शैतान का गोल्फ मैदान, कभी कभी ऐसे नाम से पूछ, या डेविस गोल्फ कोर्स भी पूछ सकते हैं। सिलिकॉन वैली यूएस कैलिफोर्निया में, और ग्रेट आर्टिसन ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बेसिन यूएस में, और वैली ऑफ किंग इजिप्ट में, पंजशीर वैली अफगानिस्तान में, और टेलर वैली अंटार्कटिका में। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूएस में स्थित घाटियां। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। रैबिट ये यूएस का मैप है। प्लीजेंट घाटी, ग्रैंड घाटी या ग्रैंड वैली। कनाडा में एक हम्बर वैली, कनाडा ऊपर के पार्ट को, ऊपर वाला पार्ट जो है वो कनाडा है, यहाँ पर यूएस है, और नीचे में मैक्सिको है, मैक्सिको है। प्लीजेंट घाटी, ग्रैंड घाटी या ग्रैंड वैली कहाँ पे पाया जाता है? यूएस में। हम्बर वैली कनाडा में, कनाडा में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित घाटियाँ, ऑस्ट्रेलिया का ये मैप हुआ ऑस्ट्रेलिया। ब्लैकवुड घाटी, वोल्गान वैली, और वोल्गन, ये वोल्गान नहीं है, वोल्गन है, वोल्गन वैली, और किंग वैली। किंग वैली कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैकवुड घाटी, वोल्गान वैली और किंग वैली, इसे आप रोक के अलग अलग करके 2 बार लिख के आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फिर अगला है हमारा यूरोप की घाटियाँ। देखो ये यूरोप का मैप है, यूरोप की घाटियाँ। लॉयर वैली फ्रांस में, फ्रांस कहाँ पे है? फ्रांस देखो यहाँ है, तो लॉयर वैली फ्रांस में पाई जाती है। पो वैली, पो वैली इटली यहाँ है, ये है इटली, ये यहाँ पर पो वैली। एब्रो वैली स्पेन में, यहाँ पर स्पेन है, स्पेन में पो वैली। इटली, इटली वाला यहाँ पर है। एशिया की घाटियाँ, चितवन घाटी, चितवन घाटी नेपाल में पाई जाती है। अगर आप कभी आप नेपाल जाने का मौका मिले, या गए ही होंगे कितने लोग, अगर वो बिहार के रक्सौल बॉर्डर से अगर जा रहे हैं, या फिर यूपी के लखनऊ बॉर्डर से जा रहे हैं, और हेडिंग टू काठमांडू और हेडिंग टू पोखरा नेपाल, तो वो इससे क्रॉस होके ही जाएंगे। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिहार, ये सपोज बिहार है, ये ऐसा है कुछ अपना बिहार। मैप थोड़ा मैं खड़ा बनाता हूँ, और ये ऊपर में नेपाल है। तो बिहार में एकमात्र जो टाइगर रिजर्व वीटीआर पाया जाता है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व,
ये जो पाया जाता है बिहार में, और नेपाल में जो यहाँ पे है वो चितवन नेशनल पार्क है, जो कि चितवन घाटी में नेपाल में पाई जाती है। तो ध्यान रखना कि चितवन का ही पार्ट नेपाल में उसे चितवन बोलते हैं, और इंडिया में उसे, और बिहार में उसे वीटीआर या वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बोलते हैं। चुम्बी घाटी एशिया की घाटियां हैं, यहां पर है लोकेशन इसका। चुम्बी घाटी इंडिया भूटान तिब्बत सीमा पर, मर्ग भारत। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी, और इस पे बेस्ड अब एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। एमसीक्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को आंकने के लिए। तो आप लोग एक सेकंड के लिए पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर कर सकते हैं। संसार की छत, क्वेश्चन है, संसार की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर। ध्यान रखना कि अगर कभी भी तिब्बत का पठार है ऑप्शन में, यहां ऑप्शन में तिब्बत का पठार नहीं है, अगर कभी ऑप्शन में तिब्बत का, तो तिब्बत का पठार होगा। और अगर बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछे तो ई, ध्यान रखना। बेसिकली आधुनिक जितने भी आधुनिक आप जितना भी पढ़ेंगे, मतलब लिटरेचर पढ़ लो या फिर साइंटिफिक वो पढ़ लो, उसमें रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को बोला गया है। बट बहुत साल पहले सबसे पहले रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर को बोला गया था, और यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अगर कभी पूछ दे वहां पे, या तो पामीर रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में बीपीएससी ने 2000 में पूछा था, इसमें पामीर था और तिब्बत नहीं था। अगर अभी पूछेगा तो इसमें तिब्बत अगर इंट्रोड्यूस कर दे तो ऑप्शन ई मारना। वैसे अगर मैं मतलब ऑन अ जनरल नोट में अगर बोलूं तो आप लोग तिब्बत को ही मानेंगे रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? ए टेलीग्राफ पठार, ये टेलीग्राफ पठार के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका नाम टेलीग्राफ इसलिए पड़ा कि अटलांटिक सी में एक जगह है, वहाँ पे ये पठार पाया जाता है, और वहाँ पे केबल का यूरोप से यूएस बीच में केबल बिछाना था। तो केबल बिछाने के दौरान जब जो सर्वेयर होते हैं वो गए थे, तो उनको लगा था कि यहाँ से केबल बिछ जाएगा और इस पठार से हम लोग केबल बिछा लेंगे। तो इसलिए इसका नाम उन्होंने टेलीग्राफी प्लेट्यू रखा था। एक छोटी सी कहानी है, आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? सबसे बड़ा पठार कोलोराडो। ये मैं बताया था अमेरिका वाले में, कोलोराडो का पठार यूएस में पाया जाता है और ये सबसे बड़ा पठार है। निम्न कौन सी स्थलाकृतियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ये एक सिंक होल है, सिंक होल पाया जाता है। इसका आंसर इसलिए ये होगा कि देखो होता क्या है, जैसे सिंक होल क्या होता है, जैसे ये कोई ऐसा ये है, सपोज ये क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र होता है ये, यहाँ सैंड के काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, और कोई नदी इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से नदी आ रही है, तो यहाँ पर ये नदी विलुप्त हो जाएगी। जैसे हमारे भारत में कच्छ के रण में हो जाती है, उसी तरीके से नाइल नदी अफ्रीका ये में इसी तरीके से कास्ट प्रदेश का निर्माण करती है। तो ये जाके यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है। अब देखो पानी का यहाँ पे जमा हो रहा है इस पूरे क्षेत्र में, तो पानी है, तो पानी नीचे की जमीन को काटेगी, अपरदन होगा।
ड्यू टू वाटर। और अपर्दन होने के कारण क्या होगा, इस शेप में आ जाएगी, इस शेप में। और जब पानी सूख जाएगा तो वो इस तरीके से ये दिखेगी। वैसा अवतलीय क्षेत्र जो किसी अपर्दन या किसी बाह्य क्रिया द्वारा होता हो या आंतरिक क्रिया द्वारा होता हो, ये समतल पे भी हो सकता, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ये सिंक वाला कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, आप हमेशा ये करोगे। कास्ट प्रदेश में सिंक होल पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं और यहाँ पे घाटी पाई जाती है, और इसी घाटी को अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली बोलते हैं। ये याद रखना, ब्लाइंड वैली। और निम्न ये टेलर घाटी के संबंध में अगर बात करें, टेलर घाटी के संबंध, अंधी घाटियां पाई जाती हैं। देखो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कास्ट प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली। और टेलर घाटी के बारे में हम लोग देखेंगे। टेलर घाटी कहाँ पे पाया जाता है। सो टेलर घाटी जो है वो अवस्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका यहाँ पर टेलर घाटी। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो रिफ्ट वैली का मैंने पहले ये में पार्ट में ही आपको बताया था, ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है, फर्स्ट स्लाइड में ही। शैतान का गोल्फ कोर्स यानी कि डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यानी कि डेथ वैली स्थित कहाँ है, यूएसए में। याद कीजिए। और दोस्तों अब लगभग हमारा